हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल आप पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने एडिटोरिया के द्वारा जो बुक पब्लिश की गई है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी के द्वारा जो 68वीं बीपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होने वाला है जो कि 12 फरवरी को शेड्यूल किया गया है। उस क्रम में आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 2। सेट नंबर 1 जो है वो पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अगर बात करते हैं, मतलब जीएनपी की अगर बात करते हैं, तो इसमें देश के नागरिकों के द्वारा एक अवधि में उत्पादित सभी अंतिम उत्पादों और सेवाओं के कुल मूल्य का आकलन जो होता है वो जीएनपी कहलाता है। तो निजी प्रेषण इसमें शामिल होता है, बाह्य ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति जो होती है वो शामिल होता है, बाह्य अनुदान भी शामिल होता है, विदेशी निवेशियों की आय शामिल नहीं होती है क्योंकि देश के नागरिकों के द्वारा जो उत्पादित होती है वही जीएनपी में शामिल होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट माना जा सकता है? तो ट्रेजरी बिल, हाँ ये बिल्कुल इसको माना जा सकता है। वाणिज्यिक पत्र को भी माना जाता है, कैश मैनेजमेंट बिल को भी, म्यूचुअल फंड को भी और वाणिज्यिक बिल को भी। ये सभी जो है वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो है वो इनको माना जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 4 5 ये जो है वो सब सही है। नेक्स्ट है कि बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। आप लोग पढ़े होंगे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होता है वो एक मौद्रिक नीति का उपकरण है जिसके तहत सरकारी ट्रेजरी बिल और बॉन्ड की खरीद बिक्री जो है वो होती है। इसका उपयोग जो है वो बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट है कि प्राय चर्चा में रहने वाला शब्द जो है वो नॉमिनल जीडीपी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। नॉमिनल जीडीपी की गणना जो है वो वर्तमान मूल्यों के आधार पर की जाती है, ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है नॉमिनल जीडीपी की गणना आधार वर्ष के मूल्यों के आधार पर की जाती है, ये गलत है क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि वर्तमान मूल्यों के आधार पर की जाती है। फिर है कि नॉमिनल जीडीपी के आंकड़े जो होते हैं वो रियल जीडीपी के तुलना में सटीक आंकड़े दर्शाते हैं, ये भी गलत है क्योंकि नॉमिनल जीडीपी के जो आंकड़े होते हैं वो रियल जीडीपी के तुलना में सटीक आंकड़े जो है वो नहीं दर्शाते हैं। तो यहाँ 2 और 3 जो है वो गलत है और पहला जो है वो सही है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कौन गलत है, तो 2 और 3 जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया है तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी? देखिए, अगर किसी भी देश का भुगतान संतुलन अगर विपरीत हो गया है तो आईएमएफ जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उससे उसको मदद लेनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1945 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन डीसी में स्थित है और अभी तत्कालीन जो इसके एमडी हैं उनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है निम्न में से कौन सी रिपोर्ट जो है वो विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं की जाती है, यह आपको बताना है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये विश्व बैंक के द्वारा ही जारी किया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये भी विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो 2022 से वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको बंद करने का निर्णय जो है वो ले लिया गया है। फिर है ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस, ये भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा नहीं जारी किया जाता है क्योंकि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा हर वर्ष जारी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्राइसेम कार्यक्रम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अच्छा, ट्राइसेम योजना शुरू कब की गई थी? यह योजना 1979 में शुरू किया गया था, पहले तो यह ध्यान रखना है। ट्राइसेम का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्राइसेम का फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब ये ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इनमें से कौन सा सही है यह आपको बताना है।
कह रहा है कि भारत में नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR कैश रिजर्व रेशियो तथा सांविधिक तरलता अनुपात SLR सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो वाणिज्यिक बैंक द्वारा स्वयं निर्धारित किए जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मौद्रिक नीति समिति के द्वारा यह जो है वो निर्धारित किया जाता है, ना कि वाणिज्य बैंकों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, मौद्रिक नीति जो समिति होती है उसके द्वारा यह निर्धारित किया जाता है, CRR और SLR। दूसरा कह रहा है कि जब नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR को बढ़ाया जाता है तब यह आवश्यक नहीं है कि वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी हो। यह भी गलत है, क्योंकि जब भी CRR को बढ़ाया जाएगा तो वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी आएगी। तो यह भी गलत है, यानी 1 और 2 यहाँ दोनों जो है वो गलत है। तो यहाँ पूछ रहा है सही कौन है, तो आप टिक कर सकते हैं कि ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, यह आपको बताना है। मसाला बॉन्ड्स भारतीय संस्थाओं द्वारा विदेशी बाजारों में जारी किए गए रुपए की देनदारियां हैं। ये बिल्कुल सही है। कह रहा है कि पांडा बॉन्ड गैर चीनी कार्यकर्ता यानी चीन वाले जो है द्वारा जारी चीनी रिनोम्बी बॉन्ड है जिसे चीन में बेचा जाता है। तो यह भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पहला और दूसरा दोनों सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है निम्नलिखित कारकों में से किसने भारत को विनिर्माण केंद्र बनने से रोका है। MSME के लिए अनुकूल शर्तें, नहीं, यह तो नहीं रोका है। फिर कह रहा है चीनी यानी कि चाइनीज आयात के कारण भारत में औद्योगिकरण, ये बिल्कुल रोका है। सेवा क्षेत्र पर जोर, ये भी रोका है। और व्यापार करने में आसानी का अभाव, ये भी रोका है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर A, केवल 2, 3 और 4। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी बेरोजगारी जो है वो तकनीक में परिवर्तन के कारण होती है। तो तकनीक में परिवर्तन के कारण संरचनात्मक बेरोजगारी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर B, संरचनात्मक बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के आहार नाल में कौन सा प्रमुख भाग नहीं है, यह आपको बताना है। देखिए, मनुष्य का आहार नाल की अगर बात करते हैं तो उसके प्रमुख भाग होते हैं बुकल कैविटी, जिसको कि मुख गुहा कहा जाता है। फिर ग्रास नली होता है, अमाशय होता है और इंटेस्टाइन यानी कि आंत होता है। ये 4 चीज जो होते हैं वो मनुष्य के आहार नाल के प्रमुख भाग होते हैं। यकृत जो होता है वो आहार नाल का प्रमुख भाग नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C, यकृत जो है वो मनुष्य के आहार नाल का प्रमुख भाग जो है वो नहीं होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, यकृत की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसका वजन जो है वो लगभग 1.5 किलो से 2 किलो के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि मेटाबॉलिक दर नियंत्रित किया जाता है। तो मेटाबॉलिक दर जो है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो यह जो है वो थायराइड के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर A, थायराइड के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है सेक्रेटिन हार्मोन जो है वो स्रावित होता है। तो सेक्रेटिन एक तरह का एक पाचक हार्मोन होता है जो कि छोटी आंत के ऊपरी भाग के दीवार से स्रावित होता है, और यह ग्रहणी में गैस्ट्रिक एसिड के स्राव और pH स्तर को नियंत्रित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर B, ग्रहणी द्वारा यानी कि छोटी आंत के ऊपरी भाग के दीवार से स्रावित होता है। नेक्स्ट है कि मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है। मानव मस्तिष्क में अगर स्मरण क्षमता की बात करते हैं तो ये सेरिब्रम होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर A, सेरिब्रम। ध्यान रखिएगा, इसमें ही मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता और बुद्धि का भी केंद्र जो होता है वो सेरिब्रम में ही होता है, और यह जो होता है वो मस्तिष्क के सभी भागों में सबसे बड़ा भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है। देखिए, आप लोग पढ़े होंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि कौन जो है वो यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है। तो अगर हम लोग बात करते हैं ईस्ट, ये बिल्कुल है। अगर बात करते हैं शैवाल, तो ये भी है। मानव भी है। जीवाणु नहीं है। जीवाणु जो है वो यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है, बल्कि ये प्रोकैरियोटिक जीव का उदाहरण है। अच्छा, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में हमेशा कंफ्यूजन होता है, इसके डिफरेंसेस जो है वो हमेशा एग्जाम में आते हैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति जो होती है वो प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई होती है, लेकिन अगर यूकैरियोटिक में बात कीजिएगा तो यूकैरियोटिक में कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गई,
केंद्रक झिल्ली हो गया, लाइसोसोम हो गया, यह सब जो है वो प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, लेकिन यह सब जो है वो यूकैरियोटिक में होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि शरीर की समन्वय प्रणाली कौन सी है। तो शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं का जो नियंत्रण और समन्वय होता है वो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा किया जाता है। जैसे कि तंत्रिका तंत्र में जो मस्तिष्क हुआ, फिर मेरुजु हुआ, ये सब संवेदी अंग और तंत्रिकाएं होती हैं, और अंतःस्रावी तंत्र अपना कार्य जो है वो विशेष ग्रंथियों से स्रावित हार्मोनों के द्वारा संपादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है। तो जल में अस्थायी कठोरता जो है वो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट लवणों के कारण होता है, जिसको कि फिर बाद में हम लोग उबाल करके उसको दूर कर सकते हैं। तो MgHCl CO3 का होल 2 ये होगा, CaHCO3 का होल 2 ये भी होगा, CCl2 नहीं होगा, MgSO4 ये होगा। तो इस क्वेश्चन का MgSO4 ये भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यह जो है अस्थायी कठोरता जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को आपको मैच करना है। वाटर गैस की अगर बात करते हैं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ मैच करेगा। नेचुरल गैस की अगर बात करते हैं तो ये मीथेन ईथेन के साथ मैच कर सकता है। CNG की अगर बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ मीथेन के साथ मैच करेगा, और LPG की अगर बात करेंगे तो ये ब्यूटेन और प्रोपोइन के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है। तो अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम, फिर फास्फोरस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक मीटर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मीटर। नेक्स्ट है कि तेज धावकों की मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके संयोजन से ऐंठन आ जाती है। देखिए वो है तो लैक्टिक अम्ल। इसका आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक अम्ल। देखिए लैक्टिक अम्ल जो होता है वो मुख्यतः मांसपेशियों और लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा जैसे जैसे कम होती है, लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन वैसे वैसे होना शुरू हो जाता है। लैक्टिक अम्ल है क्या, एक कार्बोजेलिक अम्ल है, जिसका अणुसूत्र जो होता है वो क्या होता है, C3H6O3 होता है, और मांसपेशियों में इसी अम्ल के एकत्रित हो जाने के कारण क्या होता है, थकावट पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम जो है वो बनता है। तो लाइसोसोम जो है वो गोल्गी बॉडीज से बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडी से एक चीज़ याद रखिएगा, इसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। और अगर लाइसोसोम की अगर बात करते हैं तो लाइसोसोम से ध्यान रखिएगा कि इसको आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, डेट मीन्स कि वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होना चाहिए। आप लोग ये दो परिवर्तन पढ़े होंगे, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन की अगर बात करते हैं तो एक ऐसा परिवर्तन जिसमें कि परिवर्तन के बाद पदार्थ को पुनः उस अवस्था में आसानी से नहीं प्राप्त किया जा सकता है, मतलब जिसमें नया सबस्टांस का फॉर्मेशन हो जाता है, उसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। शरीर में भोजन का पाचन, ये तो रासायनिक है। दूध का दही बनना, ये भी रासायनिक है। जल का जलवाष्प में परिवर्तन, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि जलवाष्प जो है वो दोबारा जल में परिवर्तित हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा। देखिए कोई भी वस्तु जो है वो अगर सर्कल मतलब वृत्ताकार पथ में घुमाई जाएगा तो एक चक्कर में उसका विस्थापन जो होगा वो शून्य होगा, और जैसे ही अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो उसका कार्य किया हुआ भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब लघु पथ यानी कि शॉर्ट सर्किट की दशा घटती है तो परिपथ में धारा क्या होता है। जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो परिपथ में धारा जो है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्याप्त रूप से बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है
कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। न्यूनतम दूरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी जो है वो 17 मीटर होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 17 मीटर होना चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ध्वनि का कान पर प्रभाव जो है वो 1/10 सेकंड तक बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है कि विरंजक चूर्ण और डीडीटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। कह रहा है कि दोनों जो हैं वो अकार्बनिक यौगिक हैं, ये भी गलत है। एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक यौगिक है। दोनों कार्बनिक यौगिक हैं, ये भी गलत है। दोनों में क्लोरीन यौगिक है, ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कि दोनों में क्या है, क्लोरीन जो है वो यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है निम्न में से कौन सा गुण जो है वो ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। अनुनाद ये है, प्रतिध्वनि भी है, ध्रुवन नहीं है, क्योंकि ध्रुवन जो है वो प्रकाश तरंग में होता है, ध्वनि तरंग में नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है कार्टिलेज निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता है। कार्टिलेज होता क्या है, ये एक्चुअली हड्डियों को आपस में जोड़े रखने का कार्य करता है कार्टिलेज। और कार्टिलेज जो है वो मूत्राशय में नहीं पाया जाता है, क्योंकि मूत्राशय में हड्डियां नहीं होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है। घनत्व, घनत्व का इकाई होता है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। फिर है सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता, क्योंकि सापेक्षिक रिलेटिव डेंसिटी है क्या, ये दो एक जैसे डेंसिटी का अनुपात है, रिलेटिव डेंसिटी, और अनुपात में क्या हो जाएगा, उसका इकाई नहीं रहेगा, यानी सापेक्षिक घनत्व ही होगा जिसका कोई इकाई नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। बाद बाकी विस्थापन की इकाई होती है मीटर, और दाब की अगर बात करते हैं तो जिसको हम लोग बोलते हैं पास्कल इसकी इकाई होती है, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। एस्कॉर्बिक एसिड की अगर बात करते हैं तो ये विटामिन सी का केमिकल नाम है। रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए का केमिकल नाम है, और थाइमीन जो है वो विटामिन डी का केमिकल विटामिन B1 का नाम है केमिकल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क है। तो यहाँ सिडेराइट जो है वो लौह अयस्क है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि केलामाइन किसका अयस्क है। तो केलामाइन यानी ZnCO3 जो कि जिंक का अयस्क है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। कह रहा है वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है। तो रक्त में लौह पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, क्रोमियम पाया जाता है, तामा नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तामा। याद रखिएगा रक्त जो है वो एक क्षारीय विलयन होता है, जिसका pH मान जो है वो 7.4 होता है। नेक्स्ट है कि पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है, जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो एक्चुअली पौधे के तने से हल्दी प्राप्त होती है, जिसका यूज हम लोग एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तना से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। कह रहा है संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। आप लोग पढ़े होंगे अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 यही कहता है कि संसद को किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अधिकार है, यदि राज्यसभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्य सहमत हों, तो राष्ट्रीय हित में किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन जो है वो किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्यसभा के द्वारा। नेक्स्ट है कि किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मूल अधिकार एवं नीति निदेशक तत्व जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये किस बाद में स्पष्ट किया था, जो मिनर्वा मिल्स बाद 1980 में हुआ था उसमें। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मिनर्वा मिल्स बाद 1980। नेक्स्ट है कि देश के पहले किस राज्य के चुनावों में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। तो ईवीएम का प्रयोग जो है वो सबसे पहले 1982 में किया गया था, और केरल के विधानसभा चुनाव में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल के विधानसभा चुनाव में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के समय
संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के समय संसद जो है वो निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 250 के अंतर्गत एक ऐसा उपबंध किया गया है कि आपात उद्घोषणा के समय संसद जो है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 250। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन जो थे वो अंतरिम सरकार 1946 में शामिल नहीं थे? सी राजगोपालाचारी, ये बिल्कुल शामिल थे। जगजीवन राम भी शामिल थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी शामिल थे। नहीं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं थे अंतरिम सरकार में शामिल, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी शामिल नहीं थे। मतलब बी और डी शामिल नहीं थे, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा और वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में निम्न में से किन पदों का उल्लेख जो है वो नहीं है, यह आपसे कह रहा है। तो कैबिनेट का तो उल्लेख है, आप लोग पढ़े होंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द का उल्लेख जो है वो किया गया है। फिर है लाभ का पद, लाभ के पद का भी उल्लेख है जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 के 1A में कहा गया है, ठीक है। और फिर बजट नहीं है और फेडरल भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का भी फिर से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है? समवर्ती सूची की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपराधिक प्रक्रिया ये समवर्ती सूची में है, बिजली भी है, पुरातात्विक स्थल भी है, सार्वजनिक व्यवस्था नहीं है। सार्वजनिक व्यवस्था जो है वो राज्य सूची का विषय है, ना कि समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची की अगर बात करते हैं तो वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं, लेकिन मूलतः इसमें 47 विषय थे। लेकिन आप लोगों को याद होगा 42वां संविधान संशोधन 1976, उसके तहत 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। वो 5 विषय भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो 5 विषय है शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण और न्याय का प्रशासन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक व्यवस्था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 कि केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 10 नहीं, क्योंकि भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र की बात कही गई है। भाग 11 नहीं, क्योंकि भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध की बात कहा गया है। भाग 13 में भी भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की बात कही गई है। भाग 12 में ही वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद की बात कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 12। संविधान के भाग 12 यानी कि अनुच्छेद 268 से लेकर 293 के बीच में ही केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा जो है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण नहीं करता है, आपसे पूछ रहा है। देखिए, केंद्रीय मंत्री तो करता है, राज्यपाल भी करता है, महान्यायवादी भी करता है, लोकसभा अध्यक्ष नहीं करता है। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे एक कौन सा अनुच्छेद 93 93, अनुच्छेद 93 यह कहता है कि लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? तो यह जो है वो वित्त आयोग की सिफारिश पर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग। आप लोग पढ़े होंगे कि संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है और वित्त आयोग के गठन का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को दिया गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यह तो सबको पता है कि संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन किया गया है, लेकिन राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं कि राज्य वित्त आयोग का गठन जो है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? आप लोगों को कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वो भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? संसदीय सर्वोच्चता ये नहीं करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं करता है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन नहीं, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना ये बिल्कुल करता है। क्योंकि देखिए, भारत में कार्यपालिका संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और यह जो है वो भारत के संविधान के संसदीय स्वरूप को व्यक्त करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि संसद की अस्थायी समिति में कितने सदस्य होते हैं?
यानी संसद की जो स्टैंडिंग कमेटी होती है उसमें कितने सदस्य होते हैं? 31 सदस्य होते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछते हैं इसमें लोकसभा के कितने और राज्यसभा के कितने, तो याद रखिएगा लोकसभा के 21 होंगे और राज्यसभा के 10 होंगे, और टोटल मिलाकर संसद की जो स्टैंडिंग कमेटी होती है उसमें 31 सदस्य होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 31 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या जो है वो सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल का कितना है? 294। बिहार का कितना है? 243। तमिलनाडु का कितना है? 234। और मध्य प्रदेश का कितना है? 230। यहाँ पूछ रहा सबसे ज़्यादा किसका है, तो पश्चिम बंगाल का सबसे ज़्यादा है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत में निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपैट का सही पूरा शब्द रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब आपसे वीवीपैट का फुल फॉर्म पूछ रहा है। वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रायल, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि 1919 में दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसानों को किसने संगठित किया था? देखिए 1919 की बात है कि मधुबनी जिला के जो किसान थे वो दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन के लिए उनको स्वामी विद्यानंद के द्वारा संगठित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विद्यानंद। फिर बाद में दरभंगा महाराज जो थे वो उनको कुछ सुविधाएं देते हैं और फिर उसके बाद जो यह विद्रोह जो होता है वो शांत हो जाता है। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो मौर्य काल में तक्षशिला जो है वो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और चाणक्य जो थे वो वहीं पे आचार्य हुआ करते थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तक्षशिला। मौर्य काल के प्रशासन से हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम में एंशिएंट हिस्ट्री में जब भी आप देखेंगे उठा के, तो मौर्य काल से आपको जो है वो क्वेश्चन देखने के लिए जनरली मिल जाएगा। मौर्य काल से कुछ कुछ चीज़ें याद रखिएगा। मौर्य काल में मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन जो था वो 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो कि 6 समितियों में विभाजित था। यहाँ युद्ध क्षेत्र में जो सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी होता था उसको नायक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था और जो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली जो महिला हुआ करती थी उनको रूपा जीवा कहा जाता था और बिना वर्षा के जो अच्छी खेती होने वाली भूमि थी उसको अदैव मात्रिक कहा जाता था। तो ये सब मौर्य काल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 कि किसके सुझाव पर बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ था? तो देखिए बिहार में गोलघर का निर्माण जो है वो जॉन सोर, एक बार याद होगा आप लोगों को 1783 में एक बार बहुत भयानक अकाल आया था और इसी अकाल के बाद जॉन सोर जो था वो अन्नागार का निर्माण करने के सुझाव के बाद से फिर वही 1784 में जाकर पटना में गोलघर का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन सोर। नेक्स्ट है कि पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने किया था? तो भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना जो है वो भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि बिहार की कौन सी नदी जो है वो कैमूर के पठार को छोटानागपुर के पठार से अलग करती है? तो कैमूर के पठार को छोटानागपुर के पठार से अलग करती है सोन नदी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसको कि बिहार का शोक भी कहा जाता है, और नहीं सॉरी कोसी को कहा जाता है, सोन नहीं है यहाँ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाटक बिहार में प्रचलित नहीं है? जट जाटिन है, डोमकच है, विदेशिया है और समा चकेबा भी है। तो ये सब है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर ई जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, कह रहा बिहार में सिंचाई के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? तो बिहार में सिंचाई के लिए नलकूप भी, नहर भी, तालाब भी और स्लुइस गेट भी, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग जो है वो नलकूप का किया जाता है बिहार में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? सदाकत आश्रम की स्थापना जो है वो पटना में किया गया है मौलाना मजरूल हक के द्वारा, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उस टाइम किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मौलाना मजरूल हक। सदाकत की अगर बात करते हैं तो यह एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है सत और आश्रम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो 1934 में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं थे? जयप्रकाश नारायण थे, आचार्य नारायण देव थे, अच्युत पट्टवर्धन थे, सुभाष चंद्र बोस नहीं थे।
सुभाष चंद्र बोस से अगर आप लोगों को ध्यान ही रखना है तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि इन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किया था सिंगापुर में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। कह रहा है कि प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहता था। तो देखिए, प्रारंभिक मध्यकाल यानी सल्तनत काल की यह बात कर रहा है, उसमें बिहार का क्षेत्र जो था वो दिल्ली और बंगाल के सुल्तानों के बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल और दिल्ली। नेक्स्ट है कि ऑटोबायोग्राफिक राइटिंग्स पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है। तो यह पुस्तक जो है वो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय से और आप लोग याद रख सकते हैं अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया और द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था। आचरण की शुद्धता था, आत्म सुधार था, एकस्वरवाद था, अहिंसा नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अहिंसा। नेक्स्ट है कि बिहार के राजगीर परगना में कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित कर दिया था। देखिए, जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उसमें जो हैदर अली खान था वो राजगीर को कब्जे में ले लेता है और अपने आप को राजगीर परगना का राजा घोषित कर लेता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदर अली खान। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए किस युद्ध के बाद डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया। आप लोग पढ़े होंगे बेदरा का युद्ध कब हुआ था, 1759 में। और यही 1759 में अंग्रेजों और डचों के बीच बेदरा का युद्ध होता है, जिसमें डच जो है वो पराजित हो जाते हैं और भारत में अंतिम रूप से उनका पतन हो जाता है। एक चीज़ इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेदरा के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, यह ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ बनाई। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोग बताइए पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई गई थी। तो आप लोग पढ़े होंगे 1503 में कोचीन के पास पहली फैक्ट्री बनाया था और फिर 2 साल बाद यानी 1505 में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि सूरत की संधि किनके मध्य हुई थी। तो सूरत की संधि जो है वो अंग्रेजों और रघुनाथ राव के मध्य हुआ था। कब हुआ था, 1775 ईस्वी में हुआ था। और इसी संधि के बाद फिर जो अंग्रेज रघुनाथ राव जो था उसको पेशवा बनाने के लिए अंग्रेज जो था वो उसको 2500 सैनिकों की सहायता देता है और बदले में ये जो रघुनाथ राव था वो अंग्रेजों को सालसेट बेसिन और आसपास के टापू जो है वो अंग्रेज को दे देता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजों तथा रघुनाथ राव के बीच। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों द्वारा भारतीय रियासतों के प्रति अपनाई गई अधीनस्थ संघ की नीति का काल क्या था। तो यह था 1858 से लेकर 1935। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई है, उपयुक्त कथन निम्न में से किसका है। तो यह कहा था लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था इसके द्वारा जो भारतीय हथकरघा उद्योग के पतन के बाद इसने में जो कार्यरत बुनकर थे उन्हीं की खराब होती दशा के संदर्भ में उसने यह कहा था कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि जो है वो सफ़ेद हो गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो भारत का पहला गवर्नर जनरल था और इसका जो टेन्योर था वो 1828 से लेकर 1835 तक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक से आप लोगों को और भी कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था। इसी के समय में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम भी बनाया गया था। इसने 1835 में कलकत्ता में एक कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी करता है। साथ ही साथ लॉर्ड विलियम बेंटिक ही जो था वो शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। कह रहा महालबाड़ी भू राजस्व व्यवस्था को निम्न में से किसने प्रारंभ किया था। तो इसको हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा प्रारंभ गया था, जो कि यह व्यवस्था जो था वो मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश और पंजाब में लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया था। देखिए, 1857 की क्रांति होती है और उसके बाद पील आयोग का गठन किया जाता है।
तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पील कमीशन। और फिर यही पील कमीशन की रिपोर्ट आती है और उसी रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात जो है वो बढ़ा दिया जाता है और उच्च सैनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति जो है वो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी जाती है। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के किस नेता की गिरफ्तारी उनके मित्र के विश्वासघात के कारण संभव हुआ था? तो तात्या टोपे इसका सही आंसर होगा। तात्या टोपे के एक मित्र थे मान सिंह, वही विश्वासघात करते हैं और फिर उनको गिरफ्तार करवा दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तात्या टोपे। और फिर जाकर 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों के द्वारा तात्या टोपे को फांसी पर लटका दिया जाता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट है कि पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पागलपंथी विद्रोह हुआ कब तक था? 1813 से लेकर 1831 का टेनवर याद रखिएगा। और पागलपंथी विद्रोह जो था वो बंगाल में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल। पागलपंथ जो था वो एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसको कि करम शाह के द्वारा चलाया गया था और यह आंदोलन जो था वो जमींदारी के अत्याचार के खिलाफ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 कि राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किस वर्ष किया था? आत्मीय सभा के गठन किया था उन्होंने 1815 में। फिर उसके बाद 1816 में उसने वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं। फिर 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना करते हैं। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना करते हैं और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। तो ये इतना चीज़ आप लोग राजा राम मोहन राय से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन से थे? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे ज्योतिबा फुले। इसी पुस्तक में उन्होंने ये जो गुलामगिरी पुस्तक थी, इसी पुस्तक में उन्होंने निम्न जातियों को पाखंडी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से सुरक्षा दिलाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले से एक चीज़ और याद रखिएगा, इन्होंने 1851 में बालिका विद्यालय और 1873 में सत्यशोधक समाज की भी स्थापना किए थे। नेक्स्ट है कि भारत में किस गवर्नर जनरल के द्वारा सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू किया गया था? तो सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप जो है वो लॉर्ड बेलेजली के द्वारा लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड बेलेजली के द्वारा। लॉर्ड बेलेजली का जो टेन्योर था वो 1798 से लेकर 1805 तक था। इसने सहायक संधि की पद्धति भी शुरू की थी। ये स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था और इसी ने कलकत्ता में एक नागरिक सेवा में जो भर्ती किए गए युवक थे उनको प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। लेकिन यह कॉलेज जो है वो जल्द ही बंद हो गया था, आप लोग पढ़ रखे होंगे। नेक्स्ट है कि इंडियन लीग की स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो इंडियन लीग की स्थापना जो है वो 1875 में कलकत्ता में किया गया था शिशिर कुमार घोष के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शिशिर कुमार घोष के द्वारा। शिशिर कुमार घोष से एक नाम याद जरूर आप लोगों को आ गया होगा, वो है अमृत बाजार पत्रिका। नेक्स्ट है कि यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टटराएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस की कार्यप्रणाली के संदर्भ में उक्त टिप्पणी जो है वो किसने किया था? तो यह टिप्पणी जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अच्छा, लाला लाजपत राय ने क्या कहा था कांग्रेस के बारे में? लाला लाजपत राय कांग्रेस के बारे में कहे थे कि कांग्रेस जो है वो लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है। अरविंद घोष की बात करते हैं तो अरविंद घोष ने कहे थे कि कांग्रेस जो है वो क्षय रोग से मरने ही वाली है। और अश्वनी कुमार दत्त की अगर बात करते हैं तो इन्होंने कहा था कि कांग्रेस का सम्मेलन जो है वो 3 दिन का तमाशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई थी। तो पंजाब हिंदू सभा की स्थापना जो है वो 1909 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1909 में हुआ था। नेक्स्ट है कि किसने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर दिनांकित चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो ये महात्मा गांधी कहे थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। देखिए, उस समय जब क्रिप्स प्रस्ताव की बात करते हैं तो ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। और वही विंस्टन चर्चिल जो है वो एक स्टफेड क्रिप्स के नेतृत्व में भारतीय नेताओं से वार्ता करने के लिए 23 मार्च 1942 को दिल्ली भेजता है। वही क्रिप्स मिशन के साथ जो कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद थे। और महात्मा गांधी जो थे वो क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक यानी कि उत्तर दिनांकित चेक जो है वो कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80
कह रहा है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए यह दोनों याद रखिएगा। 1907 के सूरत अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था, उसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन होता है। और फिर 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है उसमें जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था, उसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो एक साथ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? तो उत्तर से दक्षिण का सही क्रम हो जाएगा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बेगई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? तो देखिए भारत में सर्वाधिक जो हैं वो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जिसको कि पतझड़ वन कहा जाता है, वो पाए जाते हैं, जो कि मुख्य रूप से मध्य गंगा मैदान से लेकर दक्षिण भारत तक विस्तृत है। फिर उसके बाद भारत में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, जिसको कि मानसूनी वन कहा जाता है, वो पाए जाते हैं। यहाँ आपसे पूछ रहा सबसे ज़्यादा कौन पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जिसको कि पतझड़ वन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्यों का अवरोही क्रम में सजाएं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक लवणीय मुद्रा का क्षेत्र किस राज्य में है? तो भारत में सर्वाधिक जो लवणीय मुद्रा का जो क्षेत्र है वो कहाँ है? अगर लवणीय मुद्रा का जो क्षेत्र अगर आपसे पूछता है तो वो गुजरात में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछ दूं कि भारत में सर्वाधिक क्षारीय मुद्रा का क्षेत्र कौन सा है, तब है यूपी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय मौसम वेधशाला एवं संस्थान जो है वो कहाँ अवस्थित है? तो भारतीय मौसम वेधशाला एवं संस्थान जो है वो पुणे में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी पुणे। और पुणे से एक चीज़ और याद रखिएगा, पुणे में है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस। क्या है? इंडियन सिक्योरिटी प्रेस भी जो है वो पुणे में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा मिलान जो है वो सही नहीं है, यह आपको बताना है। सिंगरौली कोयला सही है, कोरापुट बॉक्साइड, चित्रदुर्ग क्षेत्र मैग्नीज और डली राजहारा लौहयस्क, ये सभी सुमेलित हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो कि गौर माता गुजरात है, कितने डिग्री देशांतर पर अवस्थित है? तो ये 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर पर अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता गुजरात, सबसे पूर्वी बिंदु किबतू अरुणाचल प्रदेश, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट और सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो यह चारों आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि काराकोरम, लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी निम्न में से किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं? तो यह सब जो है वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांस हिमालय। नेक्स्ट है कि भारत के अंडमान निकोबार में स्थित नारकोंडम ज्वालामुखी किस प्रकार की है? तो यह ज्वालामुखी जो है वो प्रसुप्त प्रकार की है। देखिए भारत में मुख्यतः 2 ज्वालामुखी क्षेत्र हैं, एक है सक्रिय प्रकार की जो कि है बैरन द्वीप और एक है प्रसुप्त प्रकार की जो है कि नारकोंडम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। कह रहा है मिसिसिपी डेल्टा किसका उदाहरण है? तो मिसिसिपी डेल्टा जो है वो पंजाकार डेल्टा का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अंगुलित या पंचक डेल्टा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। कह रहा है निम्न में से कौन जो है वो पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि छत्रक शैल ये है, भेड़शिला नहीं, भेड़शिला जो है वो हिमानी के द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, ना कि पवन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है वो एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो ज्वारीय बंदरगाह कौन है? कांडला बंदरगाह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कांडला बंदरगाह हो गया, हल्दिया बंदरगाह हो गया, कोलकाता बंदरगाह हो गया, ये सब जो है वो ज्वारीय बंदरगाह है। अगर आपसे पूछते कि प्राकृतिक बंदरगाह कौन कौन से हैं, तो पारादीप हो गया, तूतीकोरिन हो गया, मुंबई हो गया, यह सब जो है वो क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह के उदाहरण है।
नेक्स्ट है कि थाल घाट किन दो नगरों को आपस में जोड़ता है? तो थाल घाट दर्रा जो है वो पश्चिमी घाट में स्थित है, जो कि मुंबई और नासिक को जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नासिक और मुंबई। नेक्स्ट है कि पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण की अगर बात करते हैं तब हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी और इलायची पहाड़ी, जिसको कि कार्डम की पहाड़ी भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। कह रहा है कि शेषाचलम पहाड़ियाँ जो कि भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आती है, किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। कह रहा है लिम्बू जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो आप लोग पढ़े होंगे भूटिया, लेपचा, लिम्बू, तमांग, ये सब जो है वो सिक्किम की एक प्रमुख जनजातियां हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। नेक्स्ट है कि प्रथम लोक अदालत की स्थापना जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? तो प्रथम लोक अदालत की स्थापना जो है वो 1982 में किया गया था, गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, अच्छा गुजरात ऑप्शन में नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। कब हुआ था ये भी ध्यान रखिएगा, 1982 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट है कि ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक के लेखक हैं हंटर बिडेन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी किस देश को वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक में पहला स्थान मिला है? तो वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक में भारत को पहला स्थान मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। नेक्स्ट है कि किस संस्था ने वैश्विक जल संसाधनों की स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी किया है? तो यह जो है वो WMO के द्वारा जारी किया गया है, यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया है, जिसकी स्थापना हुई है 1950 में और हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, इस रिपोर्ट के अनुसार 2002 से लेकर 2021 के बीच गंगा में उपलब्ध पानी की जो मात्रा है और नदी बेसिन में भूजल की जो मात्रा है उसमें काफ़ी कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। कह रहा है विकलांग लोगों के कल्याण के लिए दिव्यांग विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन है? तो वो है महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से एक चीज़ और याद रखिएगा कि संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य भी जो है वो महाराष्ट्र ही बना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस नाम से हाल ही में भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया है? तो भोजपुरी का पहला OTT जो ऐप है वो चौपाल नाम से लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चौपाल नाम से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि मोपा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो अभी हाल ही में आप लोग पढ़े होंगे कि प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने उत्तरी गोवा में मोपा के ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया गया है। लेकिन गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री जो थे मनोहर पारिकर, उनके नाम पर अब ये हवाई अड्डा का नाम जो है वो मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, अच्छा गोवा ऑप्शन में नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि पहला G20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक डिप्टी मीटिंग का मेजबान कौन सा शहर है? तो यह है बेंगलुरु। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। याद रखिएगा, भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन भी बेंगलुरु में ही किया गया है। नेक्स्ट है कि फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 में फीफा फेयर प्ले देश का अवार्ड निम्न में से किसने जीता है? तो फीफा तो आप लोग पढ़े ही होंगे कि अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर यह जीता है, लेकिन फीफा फेयर प्ले देश का अवार्ड जो है वो इंग्लैंड को मिला है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड को यह अवार्ड जो है वो मिला है। नेक्स्ट है कि किस शहर को G20 शिखर सम्मेलन के तहत आयोजित होने वाले शहरी विकास पर अर्बन 20 इवेंट की अध्यक्षता मिली है? तो यह किसको मिला है? अहमदाबाद को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद। नेक्स्ट है कि बिहार में जातीय गणना की शुरुआत कब से की गई है? तो बिहार में जातीय गणना की शुरुआत जो है वो 7 जनवरी 2023 से किया गया है और इसकी शुरुआत जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा वैशाली जिले के हरसेर गांव में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 जनवरी 2023। एक चीज़ और याद रखिएगा, बिहार में जो जातीय जनगणना होगी वो 2 चरणों में होगी।
नेक्स्ट है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर कहाँ नीलगाय अनुसंधान केंद्र जो है वो स्थापित करेगा। तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो है वो वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय डुमरांव में नीलगांव अनुसंधान केंद्र जो है वो स्थापित करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय डुमरांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने लिंग पहचान सुधार विधेयक पारित किया और लिंग परिवर्तन नियमों को आसान बनाया है। तो यह बनाया है स्कॉटलैंड, जिसकी राजधानी है एडिनबर्ग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्कॉटलैंड। नेक्स्ट है कि किस बॉलीवुड अभिनेता को हाल ही में एम्पायर पत्रिका द्वारा अब तक के 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल किया गया है। तो यह किस बॉलीवुड अभिनेता को शामिल किया गया है? शाहरुख खान को शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शाहरुख खान को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? NHAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है संतोष कुमार यादव को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, संतोष कुमार यादव को। नेक्स्ट है कि हाल ही में खबरों में रही 10 सूत्री शांति योजना क्या है? तो 10 सूत्री शांति योजना जो है वो एक्चुअली यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की, उन्होंने रूस के साथ युद्ध की समाप्त करने के लिए 10 सूत्री शांति योजना को रेखांकित किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस यूक्रेन युद्ध से संबंधित योजना। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने हाल ही में राज्य में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण लागू करने के लिए एक विधेयक पेश किया है? तो यह जो है वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड से एक चीज़ और याद रखिएगा, प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा भी जो है वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा संस्थान जो है वो एक कथित रैम्सवेयर हमले से 1 सप्ताह से अधिक समय तक हैक रहा है? ये एक्चुअली एम्स रहा है। एम्स के सर्वर में खराबी की सूचना के बाद 1 सप्ताह से अधिक समय तक हैक रहा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एम्स। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने काशी तमिल समागम का आयोजन किया है? तो काशी तमिल समागम आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित 1 महीने का एक लंबा कार्यक्रम था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय। याद रखिएगा हमारे जो अभी शिक्षा मंत्री हैं उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। सॉरी। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह जो है वो भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिएगा जापान और दक्षिण कोरिया के बाद ऑस्ट्रेलिया तीसरा OECD देश है जिसके साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ऑस्ट्रेलिया से एक और याद रखिएगा, कला और संस्कृति के आदान प्रदान के लिए ऑडियो विजुअल सह प्रोडक्शन संधि पर भी हस्ताक्षर जो है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना की घोषणा किया है? तो यह जो है वो रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा रबी सीजन के लिए फास्फोट और पोटासिक उर्वरकों के लिए किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं मनसुख मांडविया। नेक्स्ट है कि न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो DY चंद्रचूड़ जो है वो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं और यह जो है वो नवंबर 2024 तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 50वां। नेक्स्ट है कि किस देश ने हाल ही में दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किया है? तो यह किया है भारत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत जो है वो नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं उनकी अध्यक्षता में इस बैठक की मेजबानी किया है। बिम्स्टेक की अगर बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना जो है वो 1997 में किया गया है और जिसका सेक्रेटरीट जो है वो ढाका में स्थित है। इसके जो सदस्य देश हैं वो है बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। नेक्स्ट है कि भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका नाम है विक्रम-S, जो कि एक हैदराबाद में स्थित है अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्कोप। वो विक्रम-S नाम
से रॉकेट लॉन्च करने वाली भारत की पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी बन गई है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रम एस। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने ई कुंभ पोर्टल लॉन्च किया है? ई कुंभ, कुंभ का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉलेज अनलिस्ट इन मल्टीपल भारतीय लैंग्वेज, जो कि द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस पोर्टल का जो उद्देश्य है वो स्थानीय भाषा में तकनीकी पाठ्यक्रम प्रदान करना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है कि वन विभाग द्वारा बिहार के किस जिले में हाथी बचाव केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो यह जो है वो पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के किस शहर में भगवान शिव की 111 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? तो यह जो है वो सासाराम के पायलट बाबा धाम में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सासाराम। नेक्स्ट है कि बेस्ट प्लस ऐप का उद्देश्य क्या है? बेस्ट प्लस ऐप जो है एक्चुअली बेस्ट का फुल फॉर्म क्या है पता है? इसका फुल फॉर्म है बिहार ईजी स्कूल ट्रैकिंग सिस्टम, जिसका उद्देश्य जो है वो बिहार में सरकारी स्कूलों की निगरानी करना है, जो कि यूनिसेफ की मदद से बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा विकसित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सरकारी स्कूल की निगरानी करना। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के नवादा जिले से किसे इफ्को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है वो श्री जयनंदन को किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जयनंदन। नेक्स्ट है कि मिस्र के काहिरा में आयोजित संसदीय सम्मेलन में बिहार से कौन शामिल हुआ है? तो बिहार से शामिल हुए थे डॉक्टर संजय जायसवाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर संजय जायसवाल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो वर्तमान में जून 2022 भारत को कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है? देखिए जून 2022 तक के डाटा में दूसरा जो था वो रसिया था, पहला जो था वो इराक था, दूसरा जो था वो रसिया था और सऊदी अरब, लेकिन अब शायद रसिया हो गया। इसको आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अभी मतलब नवंबर दिसंबर 2022 के डाटा के अकॉर्डिंग रसिया जो है वो पहले नंबर पे आ गया है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन योजना में कौन जो है वो प्रस्तावित नहीं था, यह आपसे पूछ रहा है। भारतीय संघ का निर्माण था, अंतरिम सरकार की स्थापना भी था, संविधान सभा के लिए चुनाव भी था, पाकिस्तान की निर्माण की बात नहीं कही गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। तो देखिए 1763 में पटना के जो तत्कालीन सेना अधिकारी था एलिस, उसके द्वारा पटना स्थित फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया गया था। फिर जब बक्सर का युद्ध होता है तो उसके दौरान जो मीर कासिम था वो एलिस को पराजित करके इस फैक्ट्री पर पुनः अधिकार कर लेता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नवाब मीर कासिम ने। नेक्स्ट है कि 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था। तो 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में तिरहुत क्षेत्र के जो राजा रामदेव सिंह थे उनके शासन में यह हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तिरहुत के राजा से। नेक्स्ट है कि बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध क्या है? तो बिहपुर की घटना का संबंध सत्याग्रह आंदोलन से है, जो कि भागलपुर जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सत्याग्रह आंदोलन से। नेक्स्ट है कि बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बिहार छात्र परिषद को संगठित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। नेक्स्ट है कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो देखिए न्यूनतम संख्या तो होती है 40। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 40। आप लोग पढ़े होंगे अनुच्छेद 169 अनुच्छेद में राज्य विधान परिषद का उल्लेख किया गया है और राज्य विधान परिषद को राज्य विधानमंडल का उच्च सदन भी कहा जाता है। विधान परिषद में सदस्यों की जो कुल संख्या है वो उस राज्य के विधानसभा की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है और सबसे कम जो है वो 40 से कम नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा था? तो आप लोगों को याद होगा 86वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान जो है वो किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 86वां संविधान संशोधन।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है। देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद है 352, जिसमें कि आपातकाल का उल्लेख किया गया है, और आपातकाल की घोषणा एक बार अगर संसद के द्वारा अनुमोदित हो जाती है तो आपातकाल जो है वो 6 महीने की अवधि के लिए लागू किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 महीना। नेक्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में मक्का की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता निम्न में से किस जिले में थी। तो सर्वाधिक थी अररिया जिले में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अररिया जिला में। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक दलहन का उत्पादन होता है। तो सबसे अधिक दलहन का उत्पादन में पटना है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे नालंदा और तीसरे नंबर पे औरंगाबाद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पटना। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2022-23 में उद्योग के लिए कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने हेतु कितनी निजी परियोजनाओं को स्थापित करने की योजना है। तो 4 निजी परियोजनाओं को स्थापित करने की योजना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 4। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय पर कितने प्रतिशत की दर से कर लिया जाएगा। तो 30% की दर से कर लिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण है। तो देखिए, बिहार में कुल वनावरण का जो क्षेत्र है वो 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 7.84%। तो इसके आगे कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन जो है वो मैं पीडीएफ के लास्ट में अटैच कर दिया हूँ। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर लीजिएगा आप पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो जल्द ही प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप लोगों से एक मैं क्वेश्चन भी पूछा हूँ, वो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। वो क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। वो क्वेश्चन था कि राज्य वित्त आयोग का गठन जो है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। यह वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।